मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक ही बिस्तर में अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर मुझसे काफी छोटा था, लेकिन 14 साल की उम्र में भी वह 20 साल के जवान लड़के जैसा लगता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीविका चलाती। उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा कर देखती हूँ। आधी रात को मैंने उसे हिलाकर देखा। वह गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरे पति की मृत्यु को अब भी 2 दिन ही हुए थे। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंदें भी नहीं थीं। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। रोहन की उम्र 14 साल थी। वह मुझसे छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी, तब वह मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। वह कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे दूरी बनाए रखना। थोड़े समय बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हें उससे पर्दा करना होगा। इसलिए अभी से उसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति ना आए। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने पति और घर वालों की भी परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे लगता कि वह रोहन के बारे में गलत सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर नाराज हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया से चले गए, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 14 साल के भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बजे गए थे। मेरा देवर रोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से संतुष्ट था कि अगर वह घर नहीं आता तो यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ जाता तो मुझे असहज महसूस होता। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। तभी इस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर गले में आ गया। मैंने सोचा, पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से रोहन की आवाज आई, भाभी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। आज ये घर मुझे जंगल जैसा लग रहा था। रोहन मुझे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और उसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से खाना लाया हूं। आप खा लीजिए, वरना आप भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। रोहन की आंखों में भी आंसू थे। वह मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थीं। भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। वह बहुत भावुक बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कई आशंकाएं घूम रही थीं। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी, आप इस कमरे में सो जाइए। दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे लगता है कि आपको छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब तो सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मृत्यु हो गई है। कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि रोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? लेकिन उसकी बातें मुझे ठीक लगीं। मैं उसके कमरे में चली गई। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में आई थी। लेकिन जो कुछ मैंने रोहन के कमरे में देखा, उसने मेरी आंखें फटी की फटी रहने पर मजबूर कर दी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वह 14 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी।
रोहन जो कुछ कह रहा था वह एक बड़ा और समझदार आदमी ही कह सकता था। उसके कमरे में मेरा जेवर देखकर मेरा दिल खटक उठा था। मैंने उसे तालों में छुपाकर रखा था, लेकिन यह सब रोहन के हाथ कैसे लग गया, ये बहुत अजीब बात थी। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उससे इस बारे में सवाल करूंगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जैसे रोहन के लाए चावल खाने से मेरी आंखों पर नींद छा रही थी। मैंने सोचा कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बजे थे। मैं हैरान थी कि मुझे आज इतनी नींद कैसे आ गई। पिछले 2 दिनों से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुईं जैसे किसी को शराब पिला दी हो। मैं हैरान थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं रोहन के लाए चावल में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया गया। लेकिन रोहन ऐसा क्यों करेगा? मैं आंखें मलते हुए बाहर आई तो देखा कि रोहन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थीं, आपको अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने फीके लहजे में कहा, हाँ, आज मुझे बहुत नींद आई। क्यों नहीं आएगी भाभी? मैंने आपके चावल में नींद की गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने कहा कि खाने में नींद की गोली मिला दो, इससे वह आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई कि रोहन इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। रोहन, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि आपको अच्छी नींद आए। अब आप तरोताजा लग रही हैं। लीजिए, चाय पीजिए। उसने चाय मेरे सामने रख दी। मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं भाभी, मैंने तो आपके सुकून के लिए गोली मिलाई थी। आप कहें तो मैं यह चाय आपके सामने पी लेता हूँ। चलिए, हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने गिलास से चाय के घूंट लिए और मुझे दिखाया। मैं उस पर यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक करती हूँ। रोहन का चेहरा देखकर मुझे उसकी मासूमियत पर यकीन हो जाता था। उसके चेहरे पर वाकई बहुत मासूमियत थी। मैंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती थी कि वह आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ईमानदार अंकल है, वह जेवर बेचकर हमें बहुत पैसे देंगे। हम उन पैसों से एक मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मकान मालिक परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। रोहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं था। वह ऐसा कैसे सोच सकता था? मैंने कहा, रोहन, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि हम नया घर खरीदें? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास अपना घर होना चाहिए। किराए के घर में इंसान सिर्फ जलील होता है। रोहन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने जेवर के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि अगर जेवर बेचकर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी और मेरा देवर 14 साल का था। ऐसे में कोई भी हमें आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में अपने मायके वालों से सलाह लूं। मैंने उनसे कहा कि मैं जेवर बेचकर घर खरीदना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने कहा, घर खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा। मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी पत्नियों के गुलाम हैं। वे अपनी बेवा बहन को कभी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर उनके सहारे नहीं रहा जा सकता। यह अच्छा मौका था। मैं अपने जेवर बेचकर घर खरीद सकती थी। मेरे पति ने मेरे लिए बहुत सारा जेवर बनवाया था, लेकिन अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने जेवर बेचने का इरादा कर लिया। मैंने रोहन से कहा, तुम चाहो तो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों के रवैये से निराश हो चुकी थी। रोहन ने अपने उस अंकल को जेवर दे दिए। 2 दिन बाद उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी जगह पर घर की चाबी और कागजात दे दिए। मैं इस पूरे प्रकरण पर हैरान थी। 2 दिन में इतनी जल्दी घर कैसे मिल सकता है?
लोगों को घर के लिए इतना काम करना पड़ता है, कागजात, इंतकाल और बहुत कुछ। लेकिन जब रोहन ने कागजात मेरे हाथ में दिए तो मैं हैरान रह गई। वह 14 साल का था, लेकिन उसकी सोच बड़ों जैसी थी। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी हम घर साफ कर लेंगे, फिर आपसे जरूरी बात करनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान रख दिया था। अब हमें खाने पीने और राशन की चिंता थी। मैंने तो कभी नौकरी भी नहीं की थी। फिर रोहन यह क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे जरूरी बात करनी है? मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन मैं चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान ज्यादा नहीं था। मैंने अच्छा खाना बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा मैं अपने पति के लिए बनाया करती थी। मैं रोहन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह इस घर का हिस्सा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन उस दिन वह घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लगा। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था। रात के 10 बज गए थे। मेरे पति की मृत्यु से पहले वह शाम 5 बजे तक घर आ जाता था और फिर बाहर नहीं निकलता था। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतजार करने लगी। रात के 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे रोहन? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि अपने भाई के जाते ही आवारा हो गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। अपने दोस्त को यहीं बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने गुस्से से मुझे देखा, जिससे मैं डर गई। लेकिन वह तो एक बच्चा था। मैंने सोचा कि मैं उसे डरा सकती हूँ। मैं यही सोचकर बात कर रही थी कि वह मुझ पर चिल्ला उठा, भाभी बस करो, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। जो खाना आपने बनाया उसे आप खुद खा लो। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर चला गया। उस वक्त वह किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वह गुस्से में था। जरूर कोई बात थी। मैंने उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और अजीब नजरों से देखकर बोला, भाभी एक बात कहूं, आप मुझसे शादी कर लो, वरना आप काफिर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारा माँ वाला प्यार कहाँ गया? तुम मुझे सुबह शाम माँ कहते थे। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इतनी नीच बात तुमने कैसे सोची और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह बिना किसी शर्म के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था और मुझे टकटकी भरी नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा। मैं बोलते बोलते चुप हो गई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोहन ऐसा निकलेगा। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था। मेरी कोई संतान नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि रोहन को अपनी संतान की तरह पालना। रोहन की बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। यह घर मेरे नाम था। मैं अकेली भी रह सकती थी। अगर रोहन ने फिर ऐसी हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। यह घर मेरे पति के पैसों का था और मेरे नाम पर था। रोहन को इसमें रहने का कोई हक्का नहीं था, अगर वह अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह मैंने रोहन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसका कमरा अंदर से बंद नहीं था। मैंने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। रोहन कहाँ गया? मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर के दरवाजे की ओर देखा तो वह बाहर से बंद था। इसका मतलब रोहन मुझे घर में कैद करके चला गया था। मुझे उससे नफरत होने लगी। इतनी छोटी उम्र में ऐसी हरकतें। मैंने अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं इद्दत में हूं। बार बार घर से निकलना ठीक नहीं। मैं बेबस होकर बैठ गई। मेरे पति की मृत्यु को 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में रोहन कितना बदल गया था। मैं सोच रही थी कि अगर भगवान ने मुझे संतान दी होती तो मैं रोहन के सहारे न होती। मैं अपनी संतान के सहारे जी लेती। लेकिन अब मैं उसे क्या कहूं?
मेरा तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं था। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वह इस दुनिया से चला गया। मैंने सोच लिया कि रोहन आएगा तो मैं उससे साफ साफ कहूंगी कि वह इस घर में नहीं रह सकता। शाम को, अब भी रात शुरू भी नहीं हुई थी, कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा कि शायद रोहन होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। वे गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरों पर दाढ़ियां थीं, जैसे वे धर्म के ठेकेदार हों। उन्होंने कहा, बीबी, तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। वे बोले, झूठ बोल रही हो, तुम्हारा देवर भी तुम्हारे साथ रहता है। वह अब भी घर में ही होगा। ये लोग इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। मैंने कहा, भाई साहब, हमने क्या किया? अरे, तुमने क्या किया? ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 14 साल के देवर के साथ अकेले रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर गया है। तुम बेवा हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, यहाँ शराफत से रहो। हमारे यहाँ भी बहनें बेटियां रहती हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब रोहन का किया धरा था। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं जानती थी कि रोहन ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी कि मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ। सच कहते हैं, ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। भगवान सबकी इज्जत की हिफाजत करे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑन एल पर सेट करें, ताकि आपको नई कहानियों की सूचना तुरंत मिले। धन्यवाद। मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में छिपा दिया था और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। तभी सारे घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उस कमरे के पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो मैं चुपके से उनके पीछे गई और जो कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम माया है। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी, क्योंकि मुझे किसी और की गलती का कर्ज चुकाना पड़ा। हम बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन सृष्टि बहुत सुंदर और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन सृष्टि से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जिद करती कि मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती और पापा उसके खाने की तारीफ करते तो मुझे भी हर हाल में खाना बनाना होता। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर सृष्टि दीदी से कहा करते थे, तुम्हें बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। वैसे सृष्टि दीदी कोई गलती करती ही नहीं थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थीं, और इंसान की फितरत में गलत और सही दोनों शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, उनके लिए हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था जैसे रिश्तेदारों में होड़ लगी हो कि सृष्टि को हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे। वे लोग बिना वजह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहां कोई रिश्तेदार ही ना हो, दूर दूर तक, वहां पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो जानने की कोशिश करते। उनके सिर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते, तुमने भी तो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा होगा, मुझे बताओ। अगर दिल में कुछ है और शर्म आ रही है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। लेकिन पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की रत्ती भर कोशिश नहीं की। उन्होंने बाहर से ही बाहर किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था। बात मर्दों के बीच में थी और शादी का रिश्ता पक्का हो गया था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा, मैंने सृष्टि का रिश्ता पक्का कर दिया है। वे बहुत अच्छे लोग हैं,
खाते पीते अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई थीं। सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, हम पर भी जैसे बिजली गिरी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे थे और एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देख रहे थे कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ। यह कैसे हो सकता है? दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थीं। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आईं और बोलीं, सृष्टि, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। सृष्टि दीदी शिकायत करने लगी, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। मम्मी चौंक गईं। उन्होंने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा किया है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवाऊंगी। सृष्टि दीदी ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लगता है कि यह शादी शायद मेरे लिए खुशियां लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरा मुकद्दर बर्बाद कर देगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। लड़के वाले दीदी को देखने आए थे। उनमें एक बुजुर्ग औरत और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ को मांस में दर्द है, इसलिए दीदी और बहन आई हैं। मम्मी मुझे, माया को भी अपने साथ ले गई थी। लड़के की बहन ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से मुझे भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने मेरे हाथ में पैसे रख दिए। सच कहूं तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिली थी। मैंने दीदी से पूछा, सृष्टि, तुम्हारी क्या राय है? दीदी जैसे शर्म से लाल हो रही थीं। उनके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। दीदी बोली, मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि ये खुशियां बहुत जल्द गम में बदलने वाली थीं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थीं। वे अपने हर चीज के जोड़े बैग में रख रही थीं। अपने जूते भी उन्होंने अपनी पसंद के लिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही बुक किया था। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। किसी के दिमाग में यह गम भी नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या छिपाए बैठी हैं। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ते पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया था कि लड़कियों की शादी में इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। हम लोगों ने ढोलकी बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करती थीं, बल्कि अपनी फरमाइश पर अपनी मर्जी से गाने भी गाया करती थीं। मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर मम्मी वहां होती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगतीं। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थीं। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दूल्हा बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम था। मैंने सोचा कि जाकर दीदी को बताऊं कि आपकी किस्मत तो बहुत शहजादी है। जैसे ही मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहां दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वे कहाँ चली गईं? मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में देखा तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी थीं। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, सृष्टि दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होंगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होंगी, पीछे हटो, मुझे मेहमानों से मिलने दो। वे इस अंदाज में बात कर रही थीं जैसे उन्हें किसी गलत चीज का अंदेशा हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया और बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थीं। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूंगी। मम्मी मेरे साथ आईं। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वे न मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में जयमाला के लिए शोर होने लगा था। पापा कमरे में आए और उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं।
शायद उन्हें अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी लाडली ने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। पापा बोले, जल्दी से माया बिटिया को लेकर चलो, वहां जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, रमेश, सृष्टि नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि सृष्टि नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर छान मारा है। मम्मी तो दिल पर हाथ रखकर खड़े खड़े रोने लगी। अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत डुबो दी है? मम्मी भी रो रही थीं। बोली, रमेश, आप बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। मैं कोई ना कोई बहाना बनाती हूं कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। पापा बोले, कमला, तुम में इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। तब पापा चिल्लाए, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोग बड़ी मेहरबानी करेंगे अगर आज बारात वापस ले जाई और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरों के बाद सादगी से घर ले जाए। हर तरफ बातें होने लगी थीं। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। हमारे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुखी बैठे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सृष्टि दीदी के हाथों ऐसी रुसवाई सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, रमेश, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चे तुम्हारी मदद करेंगे। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो कमला। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हो रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया। बोले, आज के बाद अगर कोई उधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर बार एक दूसरे से नजर चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सबसे चुपचाप रहते थे। जब वे नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते थे। उनकी आंखें सुर्ख होती थीं। मम्मी कहती थीं कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो लगता था कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया। मगर 1 महीने बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आया। अर्जुन की दादी बोली, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। आपने बारात वापस कर दी थी, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बेटी ने इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए रमेश की बीमारी का बहाना बनाया हो। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझें तो रमेश से राय करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी बात नहीं थी। हमें हर जगह मिलावट ही मिली। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी बोली, ठीक है, मैं रमेश से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, माया, तुम कहो तो रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे झटक दिए और कहा, दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। मैं चाहती हूं कि दिन से रात न हो और मैं यहां से चली जाऊं और दोबारा यहां वापस न लौटूं। मम्मी मेरे गले में हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब ऐसे ही हैं, किसी की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूं? मैं तो खुद मजबूर हूं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थीं कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, आप नाराज मत हो, सब भगवान पर छोड़ दो, वह अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वे दबे पांव किचन में चले गए।
मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया। पहले इधर उधर देखते रहे, जैसे कोई बहुत समझदारी से काम कर रहे हों। वे किचन में गए, एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगे और छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई। ये सब जो अभी मेरी नजरों से देखा, यह क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थीं, क्योंकि जब पापा काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़कर उनके पास चली जाया करती थीं। उन्हें खाना देती और फिर ताज़ी रोटियां बनाकर देती थीं। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वे तो सो रही थीं। खैर, पापा आधे घंटे बाद छत से उतर आए। उनके हालात अजीब से हो रहे थे। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फोन आया था और वे अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। मम्मी बोली, वे कह रहे थे कि अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़ मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दूं। जहां मैं चौंकी वहां मम्मी भी डर गईं। मम्मी बोली, रमेश, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं थे? पापा ने ना में सिर हिलाया और बोले, आज के बाद उनका फोन आए भी तुम मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे कि औरतों की अक्ल कम होती है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आपने सृष्टि का रिश्ता ऐसे लोगों में दे दिया जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजा धकेलते हुए, मारते हुए बाहर निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, माया, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें मैं क्या बोलूं? जितने दिन घर में होते मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मम्मी हर वक्त सृष्टि के गम में डूबी रहती थीं। भाई अर्जुन स्कूल से ट्यूशन, फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात को ही घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता हो। अब अक्सर मैंने पापा को छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वे दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन सृष्टि दीदी को याद करने लगी थी। सृष्टि बहुत अच्छी दोस्त भी थीं। काश उन्होंने इतना गलत कदम न उठाया होता। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की पर बैठ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरे पापा थे। मैं चौंक गई। पापा के अंदर ऐसा लगा जैसे वे बहुत मजबूर हों। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था। वह कमरा जहां पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था, खुला हुआ था और उससे रोशनी भी आ रही थी। मैं आगे बढ़ी। दरवाजा खुला था, इसलिए मैं चुपके से अंदर का मंजर देखने लगी। अंदर तो सृष्टि दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर थर कांपने लगी। पापा दीदी को निवाला बनाकर खिला रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरे समझ से बाहर था। फिर बड़ी हिम्मत करके पापा बोले, तुम मेरी बेटी नहीं हो। सृष्टि दीदी बिल्कुल पापा पर चिल्ला पड़ी। इसलिए पापा, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूं? क्या आप यह घिनौनी हरकत माया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, सृष्टि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर तुम जानती हो कि मैं यह सब कभी माया के साथ नहीं कर सकता था। सृष्टि दीदी रोने लगी। बोली, मुझे वजह जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? पापा बोले, सुनो, आज मेरे पास बहुत वक्त है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। तुम तो सारा दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो, मगर माया की वजह से मैं कभी ज्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मुझ पर शक न कर ले। रात के इस वक्त सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। सृष्टि, हम 2 भाई बहन थे। एक मैं और एक मेरी बड़ी बहन, जो मुझसे 7 बरस बड़ी थी। उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी सी छा गई थी। इसलिए तय किया
कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। लेकिन दोनों की शादी में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तन्हा नहीं थी, उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें न अपनी खबर थी न बच्ची की। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वे भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थीं। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल ही गया था कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो कमला को मम्मी कहती थी और अपनी सगी माँ को बुआ कहती थी। हालात कुछ संभले तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही ले लिया। मेरी शादी उससे करवा दो। पापा यानी मैं उस लड़के की छानबीन करने की ड्यूटी लगाई गई थी। पता किया तो वह लड़का फ्रॉड निकला। मगर जब मुझे यह ख्याल आया कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शेकदम पर न चल पड़ो तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर दी। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात आई, लड़के की माँ ठीक होकर बारात में आ गई थी। और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर जो मेरी बात सुनो। और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गईं, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहां बंद रखा। ये मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार किया है। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, माया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूं। सृष्टि दीदी जैसे एकदम से होश में आ गई थीं। बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहां बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया है। लोग तो यही बातें करते होंगे कि सृष्टि घर से भाग गई, तभी तो बारात वापस लौट गई। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी। पापा बोले, सृष्टि बेटा, मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूं। हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर होने नहीं दूंगी। उनकी मम्मी ने जो गलती की, उसकी सजा अपनी दीदी को नहीं मिलने दूंगी। भगवान सबको उनकी गलती की सजा देते हैं, तो आप उसको खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वे जल्दी से नीचे चले गए। मैंने दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस वक्त बहुत शर्मिंदा हुए थे। सुबह से निकले, रात भर आए। फिर हम सब भाई बहनों ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज थीं। पापा रो रो कर सबसे माफी मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ करने में सबसे पहल की थी। फिर हम सब ने भी पापा को माफ कर दिया था। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाजत दे दी थी कि वे अपनी माँ से मिलने लगें। उनकी बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है। आगे खुशियां ही खुशियां हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल न करें। घर छोड़कर बिल्कुल न भागें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप को जरूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप आपकी बात से सहमत हों। माँ बाप अपनी औलाद का हमेशा भला चाहते हैं।